हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसमें हम बेस मानेंगे एनिलीन को और उसके ऊपर देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि पहले नाइट्रेशन देखेंगे, उसके बाद ब्रोमिनेशन और फिर सल्फोनेशन। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हुए पहले हम देखते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन के देखो, जो हमारा रिएक्शन के रिएजेंट चाहिए होता है नाइट्रेशन के लिए। नाइट्रेशन के लिए देखो हमें चाहिए NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, तो उसके लिए हम लेते हैं HNO3 प्लस में H2SO4। तो देखो इससे इलेक्ट्रोफाइल ये जनरेट कैसा होता है, इसके लिए मैंने आपको छोटा सा लिख दिया यहाँ पर। हम देखो हमारा जो HNO3 होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्ट्रक्चर उसका, और H2SO4 का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो देखो होगा क्या, तो जो हमारा NO2 पे होता है उस पर हमारे पास ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर होता है। तो जो लोन पेयर होता है ये H2SO4 में जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये H प्लस की फॉर्म में निकल जाता है, उसके साथ रिएक्ट कर लेता है, जिससे यहाँ पे OH2 पॉजिटिव बन जाता है। और OH2 पॉजिटिव को पता है जहाँ भी दिखे वहाँ पे आपको H2O का रिमूवल करना होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, H2O रिमूव हो जाएगा और साथ में हमको NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा जो कि हमें चाहिए था। तो अब हम देखते हैं कि देखो NO2 का इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे कि हमारा ये हमें पता होगा कि हमें जो एनिलीन है इस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे बढ़ाता है, एक तो ऑर्थो पोजिशन पे, ये जो दोनों ऑर्थो पोजिशन है इन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है, और एक पैरा पोजिशन पे। तो देखो होता क्या है कि इस बेसिकली हमारा होना क्या चाहिए था, हमको ऑर्थो और पैरा मिलना चाहिए था, और उसमें पैरा ज़्यादा क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो देखो हमें पैरा तो मिला 51%, और लेकिन ऑर्थो बहुत कम मिला, और लेकिन साथ में उसकी दिक्कत ये भी हुई कि हमें मेटा मिल गया। अब ये मेटा क्यों मिला, तो उसका रीज़न मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्योंकि देखो जब हम HNO3 प्लस H2SO4 लेते हैं तो H2SO4 में एक ये क्या है, एक एसिड है, और ये यहाँ पे ये NH2 ग्रुप है जो कि हमारा एक बेस होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो ये दोनों साथ में मिलकर एसिड बेस रिएक्शन कर लेते हैं, जिससे यहाँ पे हमारा NH3 पॉजिटिव आयन जनरेट हो जाता है, जो कि हमारा एक -M इफेक्ट लगाता है। मतलब ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन देने की बजाय खींच लेता है अपनी तरफ। तो यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोफाइल बेसिक सी बात है कि यहीं पर अटैक मारेगा मेटा पोजीशन पे, या तो इधर या तो इधर। तो वही चाहे इधर मारे चाहे अटैक चाहे इधर करे, एक ही स्ट्रक्चर बनना है, जो प्रोडक्ट का बनना है वो हमारा ये होगा। इसीलिए आप देख सकते हैं कि ये 47% तक आ जाता है मेटा वाला। तो इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये एक एसिड बेस रिएक्शन करके ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करने लग जाता है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन। और प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन क्या होता है, जैसे कि अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है और उसमें आपको मेटा नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए कि मेटा मुझे मिले, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनाना है आपको अगर एनिलीन, तो उसके लिए हम इसको प्रोटेक्शन करवाते हैं। प्रोटेक्शन से क्या होता है, जैसे कि हमने इसका CH3CO ग्रुप ऐड कर दिया, तो देखो जो उसका लोन पेयर था वो इधर भी रेजोनेंस में चला गया और इसके साथ भी रेजोनेंस में चला गया। तो ये लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है ना, अवेलेबल नहीं रहेगा इस बेंजीन रिंग के अंदर रिएक्शन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, इसका मतलब है इसका इलेक्ट्रोफाइल के लिए रिएक्शन कम हो जाएगा। तो इसके लिए हम रिजेक्ट करते हैं, यहाँ पे एनहाइड्रेट यूज़ करते हैं, या फिर इसके अलावा हम और भी रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। तो इसका रिएक्शन हम करवाते हैं CH3CO होल ट्वाइस ऑक्सीजन, जिसको हम एनहाइड्रेट भी कहते हैं, उससे हमको ये मिल जाता है हमारा। और इसका फिर हम जब रिएक्शन करवाते हैं HNO3 और H2SO4 के साथ, ये हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। जैसे कि हमको पैरा मिला इस केस में, क्योंकि ऑर्थो नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ द स्टेरिक फैक्टर, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रुप आ जाता है। तो इसमें आपको मेजॉरिटी में मैक्सिमम खाली पैरा पोजीशन वाला ही मिलता है। और अगर हमको बाद में अगर इस पूरे ग्रुप को हटाना हो तो हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, जिससे ये वाला पूरा ग्रुप वापस हट जाता है और हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन मिल जाती है। अब हम देख लेते हैं ब्रोमिनेशन का। तो देखो ब्रोमिनेशन में क्या होता है, क्योंकि जो हमारा ये NH2 ग्रुप होता है ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करता है कि ब्रोमीन के साथ, देखो ब्रोमीन आपको क्या देगा, Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल देगा। तो एनिलीन बहुत ज़्यादा अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तो ये ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनाता है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और अगर देखो हमने लिख दिया है कि इसकी वाइफ प्रेसिपिटेट होती है, इसका ज़्यादा इतना सिग्निफिकेंस नहीं है अभी। तो देखो अगर हमको चाहिए हो कि नहीं हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन चाहिए, तो उसके लिए भी हम सेम चीज़ करेंगे, यहाँ पे एनहाइड्रेट का यूज़ करके इसका रिएक्शन करवाएंगे, जिससे कि हमारा जो लोन पेयर होगा नाइट्रोजन का उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। और उसके बाद जब हम ब्रोमीन का रिएक्शन करवाएंगे तो हमको खाली पैरा पोजीशन पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन आएगी, और इसका हम बाद में हाइड्रोलिसिस करवा के इस ग्रुप को वापस से रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से हमको मिलेगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो हमने ब्रोमिनेशन का भी देख लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट है, तो अब हमारा नेक्स्ट है हमारा सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में हमें SO3H इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना होता है इस पूरे एनिलीन के अंदर।
तो इसके लिए जो हम रिएजेंट लेते हैं वो हम लेते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4। तो देखो कंसनट्रेटेड H2SO4 होगा तो ये एक एसिड है और NH2 में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो एक बेस की तरह काम करता है। तो ये H प्लस के साथ एसिड बेस रिएक्शन करके NH3 पॉजिटिव आयन ले लेता है, जिसका एक काउंटर आयन HSO4 आके जुड़ जाता है। तो देखो हमको अब वो हमें जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट था नहीं मिला, उसके लिए हमें क्या करना होता है, इसको स्ट्रॉन्ग हीट देना होता है अराउंड 180 टू 200 डिग्री सेल्सियस। जिससे क्या होता है कि इसमें फिर से रीअरेंजमेंट होती है और ये SO3H ग्रुप यहाँ से हट के इधर आ जाता है, जो कि यहाँ पे इस रिएक्शन में आपको दिखने को दिख रहा है। तो अब ये SO3H देखो क्या है, ये NH2 हमारा एक बेस की तरह काम कर सकता है और ये हमारा एक इस पर एक हाइड्रोजन एसिडिक है, ये एसिड की तरह काम कर सकता है। तो ये अपना बेस की तरह काम करेगा, H प्लस गेन कर लेगा और ये एसिड की तरफ काम करेगा, H प्लस छोड़ देगा। तो ये हमारा इस जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं ज़्विटर आयन। तो ये दोनों एक दूसरे में रिवर्सिबल होती हैं। तो अब हम देख लेते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो आपके लिए अगर ये जानना हो कि इस यहाँ से जब मैंने हीट करा तो ये SO3H कैसे आया, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ये पूरा लिख दिया कि जनरेशन ऑफ SO3H इलेक्ट्रोफाइल। अगर कुछ जानना है तो देखो मैं बता देता हूँ। तो देखो H2SO4 है, हमने इसको इस तरह से अलग करके लिख दिया, SO3H अलग और इसका जो OH था वो हमने साइड में लिख दिया। वैसे ही H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल्स लिए और देखो ऑक्सीजन पे यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, तो ये एक साथ वाले पे से एसिडिक हाइड्रोजन H प्लस ले लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा H2O में। और ये H2O देखो पॉजिटिव है, जैसे ऑक्सीजन पे यहाँ पे इस तरह की स्पीशी आती है तो उनको बता रखा है पहले ही बहुत बार कि हमको सीधा सीधा वाटर का रिमूवल करना होता है। जैसे हम H2O पॉजिटिव यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, यहाँ पे SO3H का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा और फिर ये फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। देखो सेम चीज़ इसमें भी आती है डीएक्टिवेशन, जिससे कि हमें मोनो सब्सटीट्यूटेड, वो भी मेजोरिटी में पैरा सब्सटीट्यूटेड एनिलीन मिले। तो इसके लिए भी हमें इसमें भी वही एनहाइड्रेट यूज़ करना होता है, जो रिएक्ट करके आपको ये कंपाउंड दे देता है, जिसके अंदर का नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस में जाता है और इधर भी रेजोनेंस में जाता है, जिससे कि इसकी इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी घट जाती है। और फिर H2SO4 का रिएक्शन जो आपको SO3H देता है, जब आप करवाते हैं तो आपको मोनो सब्सटीट्यूटेड मिलता है प्रोडक्ट, और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करके आप इस पूरे ग्रुप को वापस रिमूव कर सकते हैं और इस तरह से आपको मिलेगा मोनो सब्सटीट्यूटेड मेजॉरिटी पैरा सब्सटीट्यूटेड एनिलीन। और फिर इसमें आपको ये रिवर्सिबल होता है, आपको पता होगा मैंने पहले ही बता दिया था कि ये ज़्विटर आयन की फॉर्म में भी जा सकता है, क्योंकि ये एक बेस की तरह काम करता है और एक ये एसिड की तरह काम करता है। तो होप इस वीडियो में आपको सारे के सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई टॉपिक अगर रह जाता है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स।